गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूँ नेहा इत्ती। हमारे साथ हैं डॉक्टर कमर चीमा। आज का जो मौजू है वो है सिख गुरुद्वारा पे जो अफ़गानिस्तान में कल अटैक हुआ है, उसके बारे में आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि कल एक अटैक हुआ है सिख गुरुद्वारा पे जिसपे जिसमें 2 अफ़राद जाँ बहक और 7 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं और सर इसकी ज़िम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। तो सर मेरा पहला सवाल जो है वो आपसे ये है कि जो इस्लामिक स्टेट है उसने हाल ही में अपने अटैक्स जो है एथनिक माइनॉरिटीज़ पे बढ़ा दिए हैं, जैसे शिया कम्युनिटी हो गई, सिख हो गए, हिंदू हो गए। और सर ये वही ग्रुप है जिसने 2020 पे जब सिख गुरुद्वारा पे अटैक हुआ था और जिसमें 25 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हुए थे, उसकी ज़िम्मेदारी भी ली थी और इन्होंने इस अटैक की भी ज़िम्मेदारी ली है। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इनका जो है मेन एजेंडा क्या है इन अटैक्स के पीछे? ये एथनिक माइनॉरिटीज़ को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्यों शिया, सिख, हिंदू इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया नेहा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ जो खुरासान है, जो कि बेसिकली अगर आप उसकी थोड़ी-सी वो चले जाएँ, मैन्युफैक्चरिंग पे चले जाएँ, तो आपको पता है ये 2015 में ये जो ब्रांच है अफ़गानिस्तान में एस्टेब्लिश हुई थी। सीरिया में तकरीबन 2014 में जब ये इस्लामिक स्टेट ने प्रॉपर्ली काम करना शुरू किया, तो उसके बाद अफ़गानिस्तान में भी ये 2015 में आए, जिसमें ज़्यादातर ताजिक, उज़्बेक ये जो लोग थे इनको इन्वॉल्व किया गया। अल-कायदा आपको पता है सेपरेटली ऑपरेट करती है। अब ये जो सिखों के जो गुरुद्वारा पे अटैक हुआ है, बेसिकली तो जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है, ये बेसिकली ये तालिबान को इनसिक्योर करना चाहती है, पहली बात। ये कहना चाहती है जनाब कि अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो तालिबान का कोई कंट्रोल नहीं है और हम कम्पीट कर रहे हैं तालिबान के साथ। अब अच्छा। ये जो गुरुद्वारे पे अटैक हो जाना या शिया मसाजिद पे ये अटैक करते हैं, सुसाइड हमले करते हैं, ये बेसिकली अब यहाँ पे देखें, अगर एक जगह पे कार में कहीं बॉम्ब लगा दिया है, वो डेटोनेट कर जाए, जो है आप कहीं पे जाके सुसाइड हमला कर दें और आप कहें जी ये सुबह की जो है वो अज़ान के वक़्त या नमाज़ के वक़्त या किसी गुरुद्वारा में या किसी मंदिर में किसी किस्म की पूजा हो रही है और आप वहाँ जाएँगे और हज़ारों सिखों को या मुसलमानों को या ईसाइयों को टारगेट करेंगे, तो बेसिकली तो आप जो है वो नाम तो इस्लाम का ले रहे हैं, मज़हब का ले रहे हैं, लेकिन टेक्निकली तो आपके पॉलिटिकल गोल्स होते हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के भी पॉलिटिकल गोल्स हैं और ये इसने ज़ाहिर बात है अफ़गान गवर्नमेंट को भी अटैक किया है, इसने तालिबान को अब अटैक कर रहे हैं और इन्होंने अपने जो अटैक्स हैं वो बढ़ा दिए हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि 2021 में 21 में तकरीबन पहले 4 महीनों में इन्होंने 77 जो धमाके किए थे, तो अभी दोबारा इन्होंने अपने जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ने अपना जो अटैक्स हैं, हमले बढ़ा दिए हैं और मैस लेवल पे ये अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि तालिबान के पास एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। और सिख और हिंदू क्योंकि वल्नरेबल हैं, शिया वल्नरेबल है, तो दैट गिव्स देम द इम्पेटस, सपोर्ट मिलती है कि इनको माइनॉरिटीज़ को अटैक करो ताकि ज़्यादा खौफ व हरास फैले। जितना ज़्यादा खौफ व हरास फैलेगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो अच्छा रहेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस्लामिक स्टेट है वो सूफ़ी मुस्लिम जो श स्कूल ऑफ थॉट है उसके भी खिलाफ है, शियाज़ के खिलाफ है, वो ईसाइयों के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है, सिखों के खिलाफ है और वो अपनी एक ब्रांड ऑफ इस्लाम जो कि बड़ा हार्डकोर जिसको वो कह लें, वो बस उसको लेके चल रहे हैं। वो समझते हैं ये सारे लोग भले आप सिख हैं, हिंदू हैं, मुसलमानों में अगर आप शिया हैं और अगर आप तालिबान भी हैं, तो क्योंकि आप दुनिया से मिले हुए हैं, तो आप हमारे दुश्मन हैं। सो आप जो हम इस्लामिक स्टेट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम उसके जो है वो खिलाफ है और अफ़गानिस्तान क्योंकि एक बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन है वहाँ पे, जो अमेरिकन्स हैं वो भी इनके हाथ से बड़े तंग थे। पाकिस्तान इटसेल्फ आपको पता है इनके बहुत सारे जो है वो इस्लामिक स्टेट ऑफ जो खुरासान है इससे अफेक्ट है और रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को जो है वो टारगेट भी किया था, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को टारगेट किया था। सो मुझे लगता है कि ये बेसिकली इनका जो टारगेट है वो खौफ-ओ-हरास पहुँचाना है। तालिबान को डिस्टेबलाइज़ करना है
और अफ़गानिस्तान की अवाम को ये बताना है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर सिर्फ़ तालिबान का कंट्रोल नहीं है, हम कम्पीट कर रहे हैं और कुछ एरिया हमें भी दिया जाए। सो वो जो स्टेट बनाना है, वो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान क्योंकि लॉलेस लैंड है, तो ये दैट गिव्स देम कि हमें यहाँ पे शेयर मिलना चाहिए। कोई एक आधा सूबा मिल जाए या किसी इलाके में वो अपनी जो है वो हुकूमत बना सके, लेकिन इनका नंबर बड़ा थोड़ा, तो इसलिए वो कामयाब नहीं हुए। भी रिसेंटली इन चीज़ों को देखते हुए मैं देख रहा था कि इंडिया की सरकार ने तकरीबन 100 लोगों को वीज़ा दे दिए हैं अफ़गानिस्तान से, बिकॉज़ उनको पता है दे आर एट द पॉइंट ऑफ इनकी जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिटा देना चाहते हैं हिंदुओं और सिखों को। जी। सो दैट इज़ ऑब्वियसली अनफेयर एंड दिस इज़ अगेंस्ट इस्लाम। तो ज़ाहिर बात है हर बंदा ये सोचता है कि इस्लामिक स्टेट किस किस्म के जो है वो जो पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है। जी। तो सर मेरा जो आपसे अगला सवाल है वो ये है कि सर अफ़गानिस्तान तालिबान तो दावा करते हैं कि हमने जितनी भी एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं या स्टेट है हमने इसको सिक्योर कर लिया है। लेकिन सर देखने में आया है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो तालिबान जो हैं वो इतना फ़ेल क्यों हो रहे हैं कि वो अपनी एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, शिया हैं, सिख हैं, उनको वो उस तरह सिक्योर नहीं कर सकते। मैं पढ़ रही थी कि सिख जो हैं वो बहुत देर से उस रीजन में हैं। मतलब हमारे अफ़गानिस्तान में बहुत देर से पाए जाते हैं, हिंदू पाए जाते हैं। पहले तो हज़ारों होते थे, अब तो कोई लगभग 150 से ऊपर रह गए हैं। तो सर वो उनको जो है क्यों नहीं सिक्योर कर सकते तालिबान? आप मुझे ये बताएँ। देखिए, नेहा इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अपनी हुकूमत को सिक्योर नहीं कर सकते, वो सिखों को, हिंदुओं को, शियों को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? पहली बात। देखिए फंडामेंटली जो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो तालिबान की जो गवर्नमेंट है, फंडामेंटली वो गलत बुनियादों पे खड़ी हुई है। पहली बात है इस वक़्त वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। दूसरी बात ये है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था जब उन्होंने टेक ओवर किया, वो भी कोई नहीं बनाया उन्होंने। थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि जो तालिबान ने थोड़ी बहुत एक बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन की थी, मतलब वो दुनिया को ये बताना चाहते थे कि देखें हम जो है आपके साथ एंगेज करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेहा, इसमें आप देखें कि जो ख़वातीन के हकूक़ पे सिर्फ़ बात कर लें। ख़वातीन अगर एक ख़ास हद तक घर से बाहर जाना चाहती हैं, इजाज़त नहीं है, ख़वातीन स्कूलों में नहीं जा सकती, ख़वातीन काम वाली जगह पे नहीं जा सकती। और तो ख़वातीन बेसिकली तो तालिबान जो है वो दुनिया से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आके इस जो तालिबान है वो इतना सख्त पोज़ीशन इसलिए भी लेते हैं ताकि इस्लामिक स्टेट को वो पोज़ीशन ना मिल सके जो माज़ी में तालिबान वर्सेस अशरफ गनी की गवर्नमेंट रही है। सो इसलिए वो ज़्यादा हार्डलाइन पोज़ीशन लेना चाहते हैं ताकि इस्लामिक स्टेट अवाम के अंदर अपने आइडियाज़ के ज़रिए पेनिट्रेट ना कर सके। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक तो ज़ाहिर बात है उनके पास पैसा नहीं है। अभी आपको रिसेंटली पता है कि तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला याकूब, उन्होंने एक इंडियन टीवी को इंटरव्यू दिया था और उसमें ये उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम अपनी फौज जो है वो अफगानिस्तान इंडिया भेजना चाहते हैं ताकि वो वहाँ पे ट्रेनिंग ले सके। तो वो बेसिकली, और अगर आपको याद हो थोड़ा अरसा पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात हुई ताशकंद में थोड़े 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले, जहाँ पे पाकिस्तान के अलावा बाकी खित्ते के तमाम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मौजूद थे, जो कि इंडिया की बहस पे हुई। तो वहाँ पे भी ये बात हुई कि अफ़गानिस्तान को मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि अल-कायदा के खिलाफ ना ये खड़े हो सकें, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ खड़े हो सकें। और इंडिया ने एक ये भी कंडीशन अटैच की थी कि आप वो ग्रुप्स जो एंटी इंडिया काम करते हैं पाकिस्तान में, उनके खिलाफ भी लड़ेंगे, जिसमें जो है वो हाफ़िज़ सईद की जमातें या बाकी जो लोग थे। सो द क्वेश्चन ये है कि तालिबान की वो कैपेसिटी नहीं है। ये कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स दुशंबे में मिले, एक तो वो पॉइंट था। दूसरा जो है वो बाकी खित्ते के ममालिक भी उनकी सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान इतने क्योंकि रिजिड हैं और वो एक ट्राइबल सोसाइटी में रहे हैं, वो एक ट्राइबल माइंडसेट है, फिर रिलीजियसली बड़े कंजर्वेटिव हैं, तो वो तब्दीलियाँ नहीं लेके आना चाहते। और वो तब्दीलियाँ इसलिए नहीं लेके आना चाहते, अगर वो तब्दीलियाँ लेके आएँगे तो वो जो सारी तालिबान की जो मूवमेंट थी वो खत्म हो जाएगी। और उस तालिबान को उस मूवमेंट का स्पिरिट चला जाएगा। अगर खवातीन को आज़ादी मिल गई, साफ़ियों को आज़ादी मिल गई, माइनॉरिटीज़ को ना दबाया गया। हालाँकि तालिबान का एक मौक़िफ़ है कि हम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, जी। भले शिया हों, कोई और हों। लेकिन इस्लामिक स्टेट वो जो है वो कहते हैं कि नहीं, ये सारे काफ़िर हैं। इनके साथ किसी किस्म की डील नहीं होनी चाहिए। इनके साथ आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। और अगर ये सारे जो हैं अगर वेस्ट के साथ या मिलेंगे, बात करेंगे, तो ये भी काफ़िर हैं। सो ये ज़ाहिर बात है, ये चैलेंजेस हैं। सो लैक ऑफ द कैपेसिटी एंड नॉट हैविंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन द आइडियाज ऑफ द स्टेट जो अफगानिस्तान की, जिससे
दुनिया के साथ लिंकेजेस डेवलप हो सकते थे, उस चीज़ ने हर चीज़ ब्लॉक कर दी हुई है। सो तालिबान के साथ पूरी दुनिया एंगेज तो करना चाहती है, लेकिन तालिबान किसी किस्म की लचक नहीं दिखा रहे, बल्कि रिसेंटली आपको याद होगा जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद आई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी से मिली, तो उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वो एंगेज भी नहीं करना चाह रहे, बात भी नहीं करना चाह रहे, और वो एक और पाकिस्तान की भी कोई लिवरेज नहीं है उनके ऊपर किसी किस्म की, जो कि अभी कुछले अरसे से हमें नजर आया है। तो वो तब्दील होने ही नहीं चाहते और उनकी कैपेसिटी भी नहीं है। ये मसाइल बड़े सीरियस हैं। जी। तो सर आपने थोड़ा-सा डिस्कस किया कि तालिबान और आईएस खुरासान जो है वो थोड़े-से डिफरेंस है उनके नज़रिए। तो सर मैं आपसे यही अगला सवाल पूछूँगी कि जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है, वो तालिबान को बहुत बड़ा चैलेंज पेश कर रही है अफ़गानिस्तान में, ठीक है? तो आप मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट खुरासान और तालिबान है, ये तीनों कैसे मुख्तलिफ हैं? इनके नज़रिए कैसे डिफरेंट है एक-दूसरे से? देखिए, एक वक़्त था कि जब मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक वक़्त ये था कि तालिबान समझते थे कि शिया से लड़ना ज़रूरी है हुँ, और हुँ। शिया को मारना ज़रूरी है। आज तालिबान समझते हैं कि नहीं, शिया से लड़ना ज़रूरी नहीं है। तालिबान हज़ारास को मारा करते थे। आज तालिबान समझते हैं नहीं, हज़ारास को नहीं मारना चाहिए बिकॉज़ दे आर अ पार्ट ऑफ द स्टेट, हम एक स्टेट चला रहे हैं। जबकि अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट वो समझते हैं कि नहीं, 2 तरह के टारगेट मेन हैं उनके, अल-कायदा के और इस्लामिक स्टेट के। एक, वो वेस्टर्न ममालिक जो अल-कायदा एंड इस्लामिक स्टेट को हिट करते हैं, वो उनके टारगेट हैं, और वो ममालिक जो कि वेस्टर्न ममालिक का साथ देते हैं, वो भी हमारा टारगेट है। सो तालिबान जो है, वो अब जो कभी अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट की पोज़ीशन लिया करते थे, वो उससे पीछे हट गए हैं। वो कहते हैं क्योंकि अब हमारे पास स्टेट है, तो हमें सबको एम्ब्रेस करना है। जबकि अल-कायदा एंड इस्लामिक स्टेट कहती है कि नहीं, हमने शियास को भी मारना है। हुँ, अल-कायदा कहती है कि तालिबान कहते हैं शियास को नहीं मारना। अल-कायदा एंड इस्लामिक स्टेट कहती है कि हमने वेस्टर्न इंस्टॉलेशंस, वेस्टर्न जो ममालिक के जो पार्टनर्स हैं लोकल, उनको भी अटैक करना है। तालिबान अब कहते हैं हमने नहीं करना। अब ये बेसिकली एक तरफ सेक्टेरियन डिवाइड भी है और एक तरफ जो है वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं। और दूसरा ये है कि तालिबान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैव लर्न्ड कि हमें जो सिविलियंस हैं उनको नहीं मारना, जनरल पब्लिक पे अटैक नहीं करने। जबकि अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जो वो जनरल पब्लिक पे अटैक करती है, और वो समझते हैं कि हमें जितना ज़्यादा हम खूनखार होंगे, जितना ज़्यादा हम गंदे तरीके से पेश आएँगे, लोगों के अंदर खौफ और टेरर आएगा, तो लोग तालिबान से पीछे हट जाएँगे और हमारे साथ लग जाएँगे। अगर आप देखें, जब ये इंडिया के अंदर नूपुर शर्मा का वाक़या हुआ था, जब उन्होंने बात की, तो अल-कायदा ने स्टेटमेंट दे दी जनाब कि हम इंडिया के अंदर वो अटैक करेंगे। वो हुँ, ज़ाहिर हुँ। बात है, वो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इंडिया में अटैक कर सकें, लेकिन बहुत सारे लोगों को उन्होंने रिक्रूट करने की कोशिश की है, ये कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान से। सो ये बेसिकली ये एक सेक्टेरियन एंड पॉलिटिकल जो है वो इश्यू है, और मैं समझता हूँ कि इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो तालिबान है, उन्होंने अपने आप को थोड़ा-सा मॉडरेट करने की कोशिश की है, और दूसरी बात ये है कि तालिबान जो है वो कंप्लीट इस्लामिक सिस्टम अफ़गानिस्तान में नाफ़िज़ करना चाहते हैं, लेकिन जो और साथ में वो ट्राइबलिज़्म को भी मिक्स करते हैं। लेकिन वो थोड़ी बहुत जो है वो, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों में अमेरिकन्स और वेस्ट के साथ एंगेज किया है, दोहा में टॉक्स की हैं, तो थोड़ी बहुत उनके अंदर तब्दीली आई है। लेकिन वो रिलिजन, कल्चर, सोसाइटी और जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ट्राइबल वैल्यूज़ हैं, उनके ऊपर कोई तब्दीली नहीं करना चाहते। जबकि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है, वो कहती है नहीं, हमें एक प्रॉपर स्टेट चाहिए, वहाँ पे बैठ के हम अपनी मर्ज़ी की खिलाफत। और आपको पता है कि ये इस्लामिक स्टेट का आइडिया पिट गया है। जब ये इराक एंड सीरिया में आइडिया आया था नेहा, तो उसके बाद पूरी दुनिया से लोग आए थे इराक एंड सीरिया में। तो वहाँ पे आपको पता है फिर क्या तबाही मची, और लोगों को पता ही नहीं था कि ये किस तरह के लोग हैं, और खुद इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के आइडियाज़ इतने मैच्योर नहीं थे। सो लोग जब आए अफ़गान उधर सीरिया और इराक में, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो ये तो अजीब किस्म की इस्लामिक स्टेट है, इसमें तो जो है वो कहीं भी कहा जाता है जनाब कि सेक्स जिहाद होगा, ख़वातीन को कहा जाता था आप आएँ बच्चे पैदा करें और फिर आप जो है वो मुजाहिदीन तैयार होंगे और वो लड़ेंगे। तो ख़वातीन जो थी वो इंग्लैंड से, यूरोप से, वहाँ से आईं और आके उन्होंने बड़ी अपनी फैमिलीज़ छोड़ के आ गईं। बड़े इस तरह के वाक़यात हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो सारा एक उन्होंने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की, और वो फ़ेल हो गया सारा आइडिया इस्लामिक स्टेट का। जबकि तालिबान थोड़े से मॉडरेट हुए हैं, बिकॉज़ उनको पता है एज़ अ स्टेट दे हैव टू एंगेज विद अदर गवर्नमेंट्स, और वो उनको करना पड़ता है, थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। गो के उन्होंने सारा जो आइडिया ऑफ स्टेट अफ़गानिस्तान का वो कोलैप्स कर गया, और अफ़गानी जो है इस वक़्त बड़ी मुश्किल में है। लेकिन दोनों में डिफ़रेंस ये है कि तालिबान, जैसे मैंने कहा, वो थोड़े से कम हार्डलाइनर हैं अभी, एज़ तो कंपेयर्ड टू कैसे इस्लामिक होते हैं स्टेट। वो थोड़े-से? ज़्यादा वो क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। दे हैव नथिंग टू लूज़।
तालिबान हैव समथिंग टू लूज बिकॉज़ दे हैव अ स्टेट विद देम, सो वो थोड़ी-सी वो अपने अंदर कर रहे हैं। जी। तो सर अगला सवाल ये कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दी है और ये एथनिक माइनॉरिटीज़ पे जो अटैक्स हो रहे हैं वो दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो सर आपके ख़्याल में जो अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी है इसके बढ़ते हुए जो ख़तरात हैं उसके फैक्टर्स क्या हैं? कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को जो है वो हो रहा है? एंड देन सर अगला सवाल मेरा आपसे इसी के आगे है कि सर अफ़गानिस्तान जो है वो दीगर दहशतगर्द तंज़ीमों के लिए मरकज़ी स्ट्रैटेजिक मरकज़ क्यों बना हुआ है? और वो अब तक बना हुआ है? पहले से भी बना हुआ आ रहा था, लेकिन अब दोबारा बन रहा है। सर क्यों? देखिए, नेहा इसमें आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखिए, आपको पता है कि अफ़गानिस्तान जब वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने, अमेरिका ने, पाकिस्तान ने मिल के यहाँ पे तालिबान बनाए, नॉन स्टेट एक्टर्स बनाए ताकि हम सोवियत यूनियन का मुकाबला कर सकें, पहली बात। तो हमने भी फैक्ट्रीज़ खोली, हमने भी तालिबान बनाए, हमने मुजाहिदीन तैयार किए और सारे वो फिर अफ़गानिस्तान में गए और उन्होंने उस वक़्त सोवियत यूनियन से लड़ा। सो वो जो थी एक एक फर्टाइल ग्राउंड है पिछले 40 साल से, कम से कम 45 साल से। और वहाँ पे फिर क्या हुआ कि फिर वहाँ से फिर वो तालिबान बने, फिर वहाँ से अल-कायदा बनी और उन्होंने फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ को हिट करना शुरू कर दिया और फिर आगे फिर जैसे-जैसे तंज़ीमें, एक तंज़ीम बनी, फिर आगे एक दफ़ा लीडरशिप टूटी, तो आगे से फिर और लीडरशिप जो है वो बनती गई है। जिस तरह हमारे टीटीपी थी, एक अगर लीडर मारा गया तो नीचे उसके अगर स्प्लिट हो गए। ठीक है जनाब? जिस तरह पहले अल-कायदा थी, तो अल-कायदा ने जब अपनी इराक से एडवांस पार्टी सीरिया में भेजी, तो वहाँ पे वो एक और शक्ल इख्तियार कर गई। सो जैसे उन्होंने कहा जी हम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया हैं जनाब। सो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन आती रहती है। इधर आप चले जाएँ, आपको पता है कि जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, वहाँ पे भी डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। वो कहती हैं कि जी हमें ग्रेटर जिहाद करना है सेंट्रल एशिया के अंदर, और वो इस्लामिक स्टेट को वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, और इस्लामिक स्टेट जो है वो सेंट्रल एशिया में भी मौजूद है। सो बेसिकली इनके जो फैक्टर्स हैं वो तो माजी से मिले हुए हैं, और दूसरा क्योंकि अफगानिस्तान एक जिसे कहते हैं ना एपिक सेंटर था टेररिज्म का, और हुँ, साथ पाकिस्तान भी मिल गया क्योंकि हमारा इनके साथ जो बॉर्डर था वो ओपन था, और फिर फाटा ये सारा इलाके में सारी दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट करती थी। हमने तो अपने आप को कट ऑफ कर लिया, बाढ़ लगा के इन तंजीमों को खत्म करके। हमारे पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, सेंट्रल क़यादत थी। अफ़गानिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था, और हमें फिर वेस्टर्न ममालिक की बड़ी सपोर्ट भी मिली। हमने बड़ा पैसा भी लगाया, बड़ी जानें भी दी, बड़ा कुछ किया। अभी भी बहुत बड़ा ऑपरेटर्स इनका मौजूद है, जो कि इतनी सारी बात है जल्दी से जाने वाला नहीं है। तो टेक्निकली ये जो जितने भी सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, फिर हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किए, फिर हमने कश्मीर में जहादी भेजे। सो ये बड़े पैमाने पे जो एक फिर इसी तरह अगर आप चली जाएँ, यमन चले जाएँ, आप इराक चले जाएँ, सीरिया चले जाएँ, तो इस्लामिक ममालिक ने मुजाहिदीन छोड़े जनाब एज़ ए पॉलिसी स्टेट टूल, कि जहाँ पे रियासत की फ़ौज नहीं जा सकती, तो वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर को भेज दिया जाए। कई जगहों पे वो बैकफायर कर गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान के केस में वो बैकफायर कर गई क्योंकि उन्होंने स्टेट से लड़ना शुरू कर दिया अपने लोगों से। ईरान के केस में ऐसे नहीं हुआ। ईरान ने जो मुजाहिदीन इलाके में बनाए, उन्होंने कभी भी ईरान पे दोबारा हमला नहीं किया, भले वो इराक हो, वो लेबनान हो, वो सीरिया हो, वो यमन हो, वो वहाँ पे ही लड़ते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक ट्रेंड टूटेगा, और हुँ। जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी, बिकॉज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी, ग्लोबल प्रेशर, स्टेट की अथॉरिटी, इश्यूज़ ऑफ सॉवरेनिटी, और आइंदा जो इकोनॉमिक चैलेंजेस, फूड सिक्योरिटी, दे आर फोर्सिंग द स्टेट कि आप अपने आप को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करें। जी। सर इस सब के बाद मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि सर पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, ये नस्ली अक़लियतों और एथनिक माइनॉरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर सकती है? सर दहशतगर्दी के जो कार्रवाइयाँ हैं, अफ़गानिस्तान उसका अड्डा बन रहा है और उसको रोकने के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर सकती है ताकि रीजनल पीस भी बरकरार रहे? देखिए, नेहा इसमें हमने जो करना था, मेरा ख़्याल है काफ़ी हद तक हमने बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ करने की भी ज़रूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो हाथ खड़े करके इस खत्ते से चली गई है जी। उनको अब कोई चीज़ नहीं है अफ़गानिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है, बिकॉज़ दे स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज़ फॉर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। अब ये जो है ना खित्ते की जंग रह गई है। और इसीलिए जैसे इंडियंस और चाइनीज़, रशियंस और सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, वो कहते हैं कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर है, इनको कंट्रोल करो, इनको अफ़गानिस्तान से बाहर ना आने दो। इसीलिए पाकिस्तान ने भी बाड़ लगाई। मेरा ख़्याल है कि जो हमें करना चाहिए वो ये है कि एक तो जो कुछ हमने किया है वो दुनिया को प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करें, एक बात। अभी ये जी, जो एफएटीएफ की लिस्ट से हम निकले हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी ये होती थी कि जो नॉन स्टेट एक्टर वेस्टर्न बॉर्डर पे ऑपरेट करते हैं,
दे आर गुड तालिबान, दे आर बैड तालिबान बिकॉज़ वो हमारे से लड़ते हैं। सो वो नॉन स्टेट एक्टर जो ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया के कश्मीर में थे, दे आर गुड, वो क्योंकि वो हमारे साथ जो है वो ताउन करते हैं। सो अभी हमने वो पॉलिसी खत्म की है बिकॉज़ हमने हाफ़िज़ सईद और बहुत सारी तंजीमों को सज़ाएँ दे दी और एफएटीएफ ने भी हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। लेकिन ये प्रॉपर्ली अभी इनके नज़रियात मौजूद हैं, इनका माइंडसेट, इनकी वो हमारे पंजाबी में कहते हैं पनीरी, मीन्स कि वो इनकी जगह नीचे ज़मीन पे मौजूद हैं, वो कभी भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वो माइंडसेट मौजूद है। लेकिन स्टेट ने विद पावर, विद मिलिट्री फैक्टर एंड विद फोर्स इनको दबाया। वो जो आइडियोलॉजिकल डीरेडिकलाइजेशन होती है वो भी नहीं हुई, और हुँ, वो होती है दैट टेक्स सम टाइम, दैट टेक्स डेकेड्स टू डीरेडिकलाइज पीपल हु गॉट रेडिकलाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज हम तो 80 से रेडिकलाइज हैं, तो वो पूरी जनरेशन पाकिस्तान में रेडिकलाइज है। और वो इसी तरह सोचते हैं, वो समझते हैं कि ठीक है जी फलां बंदा काफर है। हम ये समझते हैं कि लोगों को काफर कहना ठीक है, लोगों को काफर को मार देना हमें जन्नत में ले जाएगा। तो ये थॉट्स जो हैं ये बड़े खतरनाक हैं, डेंजरस हैं, जिसने हमारे मुआशरे को बड़ा जो है वो नुकसान पहुंचाया। एंड आई एम श्योर अभी ऐसे थॉट्स की पाकिस्तान में स्पेस नहीं है, अगर आपको याद हो। लेकिन फिर भी वाकयात होते हैं, अगर आपको याद हो जो श्रीलंकन मैनेजर थे क्रिकेट जी। फुटबॉल सियालकोट में, जिस तरह हमने उसको मारा और कितना पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हुई। तो अभी वो माइंडसेट मौजूद है, लेकिन लोग, स्टेट ने फिर मैस लेवल पर लोगों को सजाएं दी, लोगों को डेथ सेंटेंस भी किया, जेलों में भी डाला, और पूरी जिंदगी के लिए एक मैसेज चला गया कि भाई ये जो लोग हैं इनको जो इस तरह करेगा उसको इस तरह की सजाएं भी मिलेंगी। सो स्टेट अपनी अथॉरिटी रिट कायम कर रही है, लेकिन वो जो नजरियाती तौर पे डी रेडिकलाइज करना है वो हमने नहीं किया, जो कि हमें करना पड़ेगा। और हमारी सियासी जमातें इस पे सिर्फ खामोश हैं, क्योंकि हमारे ज्यादातर मसला है तो खाना पीना, रोटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, या ये है। तो फिर हम वो इस तरह के मामलात में वो ममालिक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनके पास रिसोर्सेज हों और वो नज़रियाती तौर पे भी क्लियर हो। हम तो नज़रियाती तौर पे भी क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब तो कहते थे कि उसामा बिन लादेन शहीद है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जब उसामा बिन लादेन की बात आती थी तो वो कहते थे कि इस सवाल को ना मुझे पूछें कि वो शहीद है कि वो क्या है। सो ये जो क्लैरिटी ना होना एक सिटिंग गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर की, डेफिनिटली दैट विल हैव इफेक्ट इन द सोसाइटी जी। जी। तो सर ये क्लैरिटी कब आएगी? ये क्लैरिटी तब आएगी नेहा, जब स्टेट जो है वो और स्टेट की जो लीडरशिप है वो ये फैसला करेगी कि हाँ हमारी हमें, जो मेरी जाती राय है, हमें पॉलिटिक्स से मजहब को निकालना है। ट्रू सर। पॉलिटिक्स एक ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी सॉरी ज़बरदस्त चीज़ कह रहा हूँ, एक गंदी चीज़ है जिसमें झूठ है, फ्रॉड है, सारा कुछ है। मज़हब एक और स्कूल ऑफ थॉट है, सो हमें इन चीज़ों से इसको निकालना है। सो मुझे ऐसे लगता है कि जब हम, मेरी ज़ाती राय में, जब मज़हब एक अलहदा चीज़ होगी, सियासत एक अलहदा चीज़ होगी, और ये मज़हब का इस्तेमाल, इमरान खान साहब को हम समझते थे बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं, वेस्ट से पढ़ के आए हैं। वो अब उनको पता लगा कि मैं हार रहा हूँ, मेरी पॉपुलैरिटी ग्राफ कम हो रहा है, तो उन्होंने भी मज़हब का सहारा लेना शुरू कर दिया। सो ये चीजें जो हैं जब ये बंद होंगी तो फिर इसके लार्जर इम्पैक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा। और हमने इतनी कुर्बानियां और इतना कुछ हमने अपना गवा दिया है कि अब हमें पता है हमें क्या करना है। जी। शुक्रिया सर, आपने वक़्त दिया और अब हम यहीं पर इसको कंक्लूड करते हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक